गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द थर्ड सेशन फॉर आईएचटी। आईएचटी के पहले दो सेशंस हम कर चुके हैं, जिसमें लास्ट सेशन में मैंने ये होमवर्क आप लोगों को दिया था कि ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं, और इसी में इसका ये होमवर्क भी आपको शेयर किया था। अब इसे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास लास्ट जो एक छोटा सा टॉपिक बचता है वो है डेथ एस्टेट से रिलेटेड। अभी तक हमने क्या देखा था कि एक तो कोई भी डोनर है वो लाइफ टाइम ट्रांसफर्स करता है, मतलब अपने जीते जी किसी को गिफ्ट देता है और उसके 7 साल के अंदर अंदर उसकी अगर डेथ हो जाती है तो पीटीज भी टैक्सेबल हो जाते हैं और सीएलटीज के ऊपर एडिशनल टैक्स बन जाता है। लेकिन उसकी जायदाद भी तो कुछ हो सकती है। ये तो हमने सारे केसेस वो देखे थे जहां पे हम किसी गिफ्ट की बात कर रहे थे। व्हाट इफ हमारे पास उसकी जायदाद की स्टोरी आ जाए, यानी कि आपने डेथ के बाद में अपने पीछे जो जो भी छोड़ा है, दैट इज योर डेथ एस्टेट, दैट इज योर जायदाद। तो अब इस जायदाद का क्या होता है, इसकी हम डेथ एस्टेट कंप्यूटेशन करते हैं। इसके परफॉर्मा का देख के घबराना नहीं, ये सिंपल सी इन्होंने क्या किया है, ये बुक में दिया हुआ है, ये इन्होंने सब कुछ वो ले लिया जो एक एस्टेट में हो सकता है। सो डू नॉट वरी कि यार ये इतनी सारी क्या चीजें हैं। किसी की जायदाद में उसकी लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, और हो सकता है उसके ऊपर कोई लोन चल रहा हो। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग की क्या मार्केट वैल्यू है और उसमें से लोन कितना ड्यू है, माइनस करके नेट वैल्यू हम निकाल लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की। ऐसे ही उसका कोई पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है, उसके पास कुछ शेयर्स हो सकते हैं, उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती है, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा जो आ सकता है वो भी उसके लिए एक जायदाद ही होती है। उसके पास गाड़ियां हो सकती हैं और कुछ पर्सनल चैटल्स हो सकते हैं। चैटल्स क्या होते हैं, ये चार्जेबल गेन में डिटेल में आता है। फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे ले सकते हो कि ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा डेट्स ड्यू टू द डिसीज्ड, डिसीज्ड मतलब जिसकी डेथ हो सकता है उसको किसी से पैसे लेने हो। दीज आर डेट्स ड्यू टू द डिसीज्ड, मतलब दूसरे इसको पैसे देंगे। कैश एट बैंक या फिर एफडी हो सकती है, और इसमें से माइनस कर दो जो जो भी इसकी प्रॉपर्टी में से इसको किसी किसी को देना रहेगा। यानी हो सकता है किसी को पैसे देने हो, तो डेट्स ड्यू बाय द डिसीज्ड। दूसरा, कोई और बकाया टैक्सेस हो, फ्यूनरल का खर्चा, ये भी हम कर देते हैं माइनस उसकी जायदाद में से। और फिर जो बचता है उसको हम बोलते हैं एस्टेट वैल्यू, यानी कि उसकी जायदाद में जो भी बचा उसकी वैल्यू। अब इसमें से, इस एस्टेट में से जो जो भी वैल्यू स्पाउस को जाएगी वो एग्जेम्प्ट होती है। सॉरी, यानी कि एस्टेट वैल्यू में से स्पाउस को जाने वाली सारी चीजें एग्जेम्प्ट, उसको हम बोलते हैं एग्जेम्प्ट लेगेसी। और ये जो बचता है इस पे फाइनली टैक्स लगता है। यानी आपने स्पाउस को जो जो दे दिया वो टैक्स फ्री है, उसके अलावा सारी चीजें जिसको भी मिलेंगी, ये डेथ एस्टेट जिसके भी पास जाएगी उसके लिए ये चार्जेबल अमाउंट होगा। इसके ऊपर वो आईएचटी पे करेगा। किस रेट पे? डेथ रेट पे। डेथ रेट क्या थी, 25% या 20%? डेथ रेट क्या थी? 40%। ठीक है, तो डेथ रेट पे एस्टेट जिसको भी मिलेगी वो 40% के हिसाब से टैक्स पे कर देगा। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये जो हम यहां पे मॉर्टगेज लेस कर रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट वाले मॉर्टगेजेस ही लेस होते हैं, फ्री फंड वाले नहीं होते हैं। यानी कुछ एंडोमेंट मॉर्टगेजेस होते हैं। ये कैसे मॉर्टगेजेस होते हैं? कई मॉर्टगेजेस का नेचर ऐसा होता है, मेंबर बन जाओ आप किसी चिट फंड टाइप के, उसमें पैसा कंट्रीब्यूट करते रहो, फिर जब जिसको जरूरत पड़े वो उसमें से लोन ले लो। हम इस तरह के एंडोमेंट फंड की या एंडोमेंट मॉर्टगेज की बात नहीं कर रहे हैं। हम नॉर्मल उस मॉर्टगेज की बात कर रहे हैं जिसपे बकायदा इंटरेस्ट चार्ज होता है। यानी ये वाला जो मॉर्टगेज है, ये कौन सा मॉर्टगेज लेना है? इंटरेस्ट वाला, एंडोमेंट वाला नहीं। ठीक है, आगे अब इसमें एक और चीज छोटी सी होती है, एनआरबी। एनआरबी कैसे यूज करना है? एनआरबी को सबसे पहले आप यूज करोगे डेथ टैक्स ऑन लाइफ टाइम गिफ्ट्स पे। मतलब हम जो लास्ट क्लास में कैलकुलेशन कर रहे थे, जहां पे 7 साल के अंदर अंदर डोनर की डेथ हो रही थी, सबसे पहले एनआरबी उस पर यूज करना है। फिर अगर कुछ बचता है तो डेथ एस्टेट के ऊपर आके एनआरबी यूज करोगे। और डेथ रेट कितनी होती है? 40%। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि इस फॉर्मेट को देख के तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आरएनआरबी और समझ लेते हैं। दिस इज द लास्ट एग्जेम्पशन विच इज अवेलेबल फॉर एनीवन अंडर आईएचटी। आरएनआरबी क्या है?
रेजिडेंस निल रेट बैंड, ये रेजिडेंस से रिलेटेड है, यानी मरने वाले के मेन रेजिडेंस से रिलेटेड। आरएनआरबी है क्या? एग्जाम में आपको एक लिमिट दी होती है, लोअर ऑफ 175,000 पाउंड्स या वैल्यू ऑफ मेन रेजिडेंस, नेट वैल्यू ऑफ मेन रेजिडेंस, लोन वोन कुछ है तो माइनस कर दो, यानी जहां पे डिसीज्ड रहता था उसका मेन रेजिडेंस, इसकी मार्केट वैल्यू या 175,000 विच एवर इज लेस, दिस इज आरएनआरबी। तो एनआरबी की तरह आरएनआरबी की भी आपको छूट मिलती है, और सबसे बड़ी बात यह है एनआरबी से पहले मिलती है। तो एनआरबी तो जनरल एग्जेम्पशन हो गई, आरएनआरबी स्पेसिफिक है जो रेजिडेंस पे मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? जब आपका मेन रेसिडेंस यानी मरने वाले का मेन रेसिडेंस उसके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स के पास जाएगा, अपने आप ट्रांसफर होगा। ये डिसेंडेंट्स कौन होते हैं? बच्चे, बच्चों के बच्चे, यानी हम जो बोलते हैं ना पुश्तें, वो डिसेंडेंट्स होते हैं। अगर बच्चे, उनके बच्चे, यहां तक पे ये घर अपने आप ही ट्रांसफर होगा मेरे मरते ही, तो आरएनआरबी अवेलेबल हो जाएगी। आरएनआरबी को एनआरबी से पहले देना है। आरएनआरबी कितनी होती है? वैल्यू ऑफ द रेजिडेंस और 175,000 विच एवर इज लेस। जैसे एनआरबी अगर बच जाए, मतलब एनआरबी अगर बच जाती है तो स्पाउस को ट्रांसफर कर सकते हो, पीए अगर बच जाता है तो स्पाउस को ट्रांसफर कर सकते हो, उसी तरह से आरएनआरबी भी अगर बच जाती है तो स्पाउस को ट्रांसफर की जा सकती है। फटाफट से इसके क्लॉजेस देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। डन? चलो अब इसका क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको अप्लाई करेंगे। ये आपकी कैप्लन स्टडी टेक्स्ट का टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9 है। ये आपको डेथ का केस समझने में शुरुआती है, तो नॉट दैट कि आपको एग्जाम में इसको रिवाइज करना है, बेस बिल्डिंग के लिए जरूरी है। बिंटो डाइड ऑन 30 जून 2020 लीविंग द फॉलोइंग एसेट्स। हाउस छोड़ के गया, बोर्ड छोड़ के गया, बैंक अकाउंट के पैसे, कोटेड शेयर्स और एक गाड़ी। ऑन द डेट ऑफ बिंटोज डेथ शी ओड 2,000 ऑन हर क्रेडिट कार्ड। ओड का मतलब इसको देना है या लेना है? देना है। देना है। एंड 3,000 ऑफ इनकम टैक्स एंड सीजीटी, ये भी देना है या लेना है? देना है। देना है। इन बिंटोज विल, ये अरे ये सेंटेंस ही नहीं बन रहा यार। इन बिंटोज विल शी लेफ्ट, क्या बोल रहे हैं? विल में वसीयत में उसने ये वसीयत छोड़ के गई है। बिल्कुल। सो दिस विल इज व्हाट? वसीयत। क्या क्या छोड़ के गई है? शी लेफ्ट द हाउस एंड शेयर्स टू हर वाइफ। शी लेफ्ट फॉर हर वाइफ, सिविल पार्टनर्स हैं। बोट टू हर सन, रेसिड्यू टू हर डॉटर। Binto made a lifetime gift of 115 in cash to her son in August 2015. एक बार चेक कर लो डेट ऑफ डेथ और इस गिफ्ट में क्या 7 साल का गैप है, यानी कि ये जो पीईटी है क्या ये टैक्सेबल हो जाएगा? जस्ट काउंट। हो रहा है क्या? मेरे ख्याल से तो 7 साल से ऊपर निकल गए हैं। अगस्त 2015 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 अगस्त में 7 साल होंगे। और 7 साल से पहले ही क्या हुआ? उसकी डेथ हो गई। तो क्या पीईटी टैक्सेबल बन जाएगा? बोलो यस और नो। ईयर तो 7 ही हुआ, आप महीने गिन रहे हो ना फिर? हाँ ईयर तो 7 ही हुआ। एग्जैक्ट एग्जैक्ट। बताओ। बताओ भाई। एक 15 जो है ये अब टैक्सेबल हो जाएगा ना विद इन 7 years ऑफ डेट ऑफ गिफ्ट। इट हैज बीन, द डोनर हैज डाइड। तो इस पे टैक्स लगा दो। कैसे टैक्स लगाओगे? 1/15 में से एनआरबी यूज कर लो, इसके ऊपर तो एट द डेट ऑफ डेथ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। करेक्ट? बताओ इसमें कोई दिक्कत? एट द डेट ऑफ डेथ भी एनआरबी इस पे अप्लाई करके हम इसको एग्जेम्प्ट बना देंगे, यानी अभी भी टैक्स पे नहीं करेंगे।
ये पूरा क्यों माइनस कर रहे हो मैम? 325 कर लो। अच्छा ठीक है, यू आर सेइंग कि AE। वाह, छा गए गुरु। मैंने तो नहीं सोचा कि आप मुझे सोचा रहे हो, मैं नहीं सोचा था। चलो लो, 3000 3000। आई एम इम्प्रेस्ड। मैंने तो जल्दबाजी में नहीं निपटाया, तुमने प्रॉपर नहीं, हाँ निपटाया इसको। नहीं, मैंने नहीं बोला मैम ये, आप अच्छा अपना अच्छा। बोल रहे हो। मुझे तो याद भी नहीं था, मुझे तो याद भी नहीं था AE। ये चलो, साइड से पढ़ती है, मैं आपको ये बता नहीं दी है। मैं अपने आप को खुश कर रही हूँ कि मेरे बच्चों को याद आ गया, देखो। हाँ नहीं, मैं तो आपको बोल रही थी 115 में से 115 क्यों माइनस किया, तो आपने बोला एक तो 325 ज्यादा हो गया, तो वो मेक सेंस। AE मुझे नहीं आया था ध्यान। चलो अब कर दूं। हाँ NRB जी। 325 अवेलेबल है, कितना माइनस करेंगे इसमें से? नो टैक्स विल बी पेड ऑन दी PET। करेक्ट, यहां तक सब पहुंच गए? बताओ। वेट थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लग रहा है, वेट। करो करो। ठीक है। ठीक है, डन एवरीवन? डन एवरीवन? यस मैम। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं डेथ एस्टेट पे। अब जायदाद पे आ जाओ भाई। तो जायदाद के बारे में क्या बोलते हो? घर लेना चाहिए क्या? शुड वी टेक एस्टेट कैलकुलेशन में घर? यस। रहने देते हैं, ले लेते हैं। चलो, हाउस ले लिया। देन व्हाट अबाउट द बोट? क्यों नहीं? व्हाट अबाउट द बैंक अकाउंट बैलेंस? क्यों नहीं? व्हाट अबाउट द कोटेड शेयर्स? ले लो। व्हाट अबाउट द कार? ले लो। टोटल करो जरा, कितना आ रहा है ये? मणि साई कर दे ओ। 4.5 लाख, 5.5 लाख, 5.5 और 90 कितने होते हैं? छिपकली 6,40,000। 640। 640। इसमें से जो जो भी उसको दूसरों को देना है वो माइनस कर दो। क्या क्या देना है? एक तो क्रेडिट कार्ड का साहब 2000 का पेमेंट है, उसके अलावा 3000 का इनकम टैक्स का पेमेंट है, माइनस करो। तो दिस कम्स टू 635,000 की एस्टेट। बताओ, क्या ये बात समझ में आई? 635,000 की एस्टेट आई। यस। किस किस को दे दी इसने? एक तो अपनी बीवी को, सो दैट शुड बी एग्जेम्प्ट कंप्लीटली। स्पाउस को जो भी देते हो दैट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट, उसको हम बोलते हैं एग्जेम्प्ट लेगेसी। ठीक है। ओके। स्पाउस को क्या दे दिया उसने? हाउस और हाउस। शेयर्स। हाउस घर एंड कितने वर्थ का था? 2 लाख का। और शेयर्स? 1 लाख 3 लाख का। 3 लाख माइनस कर दूं? एग्जेम्प्ट। दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ चार्जेबल एस्टेट। करेक्ट। तो चार्जेबल एस्टेट बची कितनी? बच्चे जिस पे टैक्स पे करेंगे दैट विल बी 335,000। यहां तक बताओ, सब पहुंचे? दिस इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस ठीक है। चार्जेबल एस्टेट। बस यहां तक पहुंच जाओ एक बार। पहुंच गए? यस मैम। ठीक है। अब आते हैं इस अमाउंट के ऊपर, 335,000 के ऊपर RNR भी देना है। क्या रेसिडेंस लीनियर डिसेंडेंट्स को ट्रांसफर हो रहा है? क्या उसने अपना घर लीनियर डिसेंडेंट्स को ट्रांसफर किया? बच्चों को या बच्चों के बच्चों को? नो। घर तो करा। उसने किसको ट्रांसफर किया? अच्छा, घर नहीं, बोट ये सब। घर ट्रांसफर करोगे तो RNR भी मिलेगा। रेजिडेंस नील रेट बैंड, तो रेजिडेंस तो गायब ही हो गया इसमें से, तो काहे की RNR भी, यानी NRB मिलेगी बस। तो डेट ऑफ डेथ पे NRB कितनी थी? इसमें से क्या पिछले 7 सालों में आपने कुछ भी यूज किया? क्या पिछले 7 सालों में कुछ भी किया? नहीं। 15,000। शायद किया। पिछले 7 सालों के एक अमाउंट पे यूज किया, 109,000 पे यूज किया है अभी तो किया अपन ने इस पे। ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट क्या था आफ्टर एज? 115 में से -3 -3
109,000 के ऊपर अभी डेट ऑफ डेथ से 7 साल के अंदर अंदर क्या कहीं भी एनआरबी यूज हुआ है? हुआ है। एक पीईटी टैक्सेबल हो गया है और उस पीईटी के ऊपर हमने 109,000 पे एनआरबी यूज किया है या एनआरबी को उसके ऊपर एलोकेट किया है। ठीक है, समझे? इसको बाकी चीजों से मिक्सअप मत करना। यहाँ पे हम एनआरबी ऑन द डेट ऑफ डेथ देखते हैं और एनआरबी ऑन द डेट ऑफ डेथ से 7 साल पहले तक के किसी भी आइटम से रिलेटेड एनआरबी यूज हुई है, दैट वी सी। तो हुई है, 109 पे हुई है। यानी अब एनआरबी डेथ एस्टेट के लिए कितनी बची? पहले एनआरबी को आप किस पे यूज करते हो? उन पीटीज पे जो आज टैक्सेबल हो गए, उन लाइफ टाइम गिफ्ट्स पे जो आज टैक्सेबल हो गए। उसके बाद में एनआरबी कुछ भी बची तो आप जाके डेथ एस्टेट पे देते हो। यही वाला क्लॉज अभी अपन ने पढ़ा था, वापस लेके चलती हूँ। ये कौन सा वाला क्लॉज है? पहले जो एनआरबी होगी वो किस पे यूज होगी? लाइफ टाइम गिफ्ट्स पे जो आज टैक्सेबल हो गए। फिर अगर कुछ बचती है तो डेथ एस्टेट पे आप यूज करते हो। यानी ऑन द डेट ऑफ डेथ वाली एनआरबी पहले उन गिफ्ट्स के ऊपर असाइन करनी है जो अब टैक्सेबल हो गए। तो अब कौन सा टैक्सेबल हो गया था? वो 109 वाला टैक्सेबल हो गया था। इट वॉज अ पीईटी और 7 साल के अंदर अंदर डोनर की डेथ हो गई तो मैंने 109,000 पे उसको यूज किया था। यानी अब एनआरबी डेथ एस्टेट के लिए कितनी बचती है? कितनी बचती है? अयो रामा, बोले तक क्यों नहीं जी? कितनी बचती है? 2,16,000. 216। Yes. तो एनआरबी इतनी बची, निकाल दो। अब ये क्या बचता है जी? 216 और 335, ये 1 लाख तो बच रहा है। 16 और 35 में गैप कितना होता है? 15 और 4 19 होता है। बताओ, 119,000 का अमाउंट आया। बताओ, इसके ऊपर टैक्स पे किया जाएगा। दिस इज टैक्सेबल एस्टेट। अच्छा, अब इस टैक्सेबल एस्टेट के ऊपर आप टैक्स कितना पे करेंगे? 20, 25 या 40? मतलब कोई कुछ नहीं पढ़ के बैठा है। लगा दो इस पे 25%। कितना आएगा 25%? 40%. 40% लगेगा। डेथ रेट इज 40%। नाउ द डोनर हैज डाइड। एस्टेट के ऊपर यानी जो भी उसकी जायदाद बची है उस पर डेथ रेट ऑफ टैक्स लगेगी। डेथ रेट ऑफ टैक्स इज 40%। ये तो 20 और 25 तो सीएलटी पे लगने वाली है। 20% किस पे लगती है? किस केस में लगती है? 20% किस केस में लगती है? सीएलटी के केस में, जब डोनी पे करता है। डोनर जब पे करता है तो क्या रेट ऑफ टैक्स लगती है? 25%। ठीक है, 40% निकालो 119 का। बताओ। 47,600. 47? हाँ. 47,600। ठीक है, समझे? तो डेथ एस्टेट ऐसे कैलकुलेट करनी है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुम्हें एक ही एग्जाम्पल में सब कुछ आ जाएगा, इसलिए अपन एक और करेंगे। मेरे साथ साथ कौन पेपर पेन उठाओ और मेरे साथ साथ करो। ये उठाओ पेपर पेन। करो, हाथ से करो। जब तक हाथ से नहीं करोगे ना, तुम्हें रिटेन ही नहीं रहना है कुछ भी। बस यूं ही घूमते रहोगे उसी में ही। On 1st December 2022, Ibha died, leaving the following assets and liabilities: main residence, bank account, quoted shares. उसकी डेथ पे क्या आईएचटी बनेगा वो निकालना है। तो मैं सबसे पहले तो एस्टेट कैलकुलेट करूं। क्या एस्टेट में घर ले लूं? Yes. ले लूं? Yes. क्या बैंक अकाउंट का बैलेंस ले लूं? Yes. क्या शेयर्स की वैल्यू ले लूं? Hmm. तो एस्टेट की वैल्यू कितनी हो गई? बताओ, यहां तक पहुंच गए? Yes. आगे देखो क्या लिखा हुआ है। इबा लेफ्ट द शेयर्स टू हर हस्बैंड
शेयर्स तो किसके लिए छोड़ दिए? हस्बैंड के लिए। रेस्ट ऑफ द एसेट्स टू हर सन, शेयर्स दे दिए हैं स्पाउस को, बाकी दे दिए हैं अपने बेटे को। तो क्या बोलते हो, मेन रेसिडेंस के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा क्या? रेजिडेंशियल रेंट। एसेट्स तो है, उसमें होम में आ रहा है। आरएनआर भी मिलेगा ना? हाँ जी, आरएनआरबी को पहले देते हैं कि एनआरबी को पहले देते हैं? एनआरबी पहले देते हैं। शाबाश, अभी पढ़ा है, आरएनआरबी पहले देते हैं। सॉरी आरएनआरबी, ये क्या होता है? सबसे पहले तो एग्जेम्प्ट लेगेसी दो। एग्जेम्प्ट लेगेसी क्या होती है? जो अपने स्पाउस को दे दी जाती है। स्पाउस को क्या दे दिया? शेयर्स। तो सबसे पहले तो शेयर्स माइनस कर दो। अब बची हुई चार्जेबल एस्टेट कितनी है? 3 लाख। 3 लाख में से अब हम एनआरबी और आरएनआरबी देंगे, जिसमें प्रायोरिटी पे हम देंगे आरएनआरबी, दैट इज अ स्पेसिफिक एग्जेम्पशन। तो आरएनआरबी दे दो। आरएनआरबी क्या थी? लोअर ऑफ 175,000 175,000 और वैल्यू ऑफ हाउस कॉस्ट और वैल्यू ऑफ रेजिडेंस, या 2 lakh. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिडेंस? 2 लाख। भी नहीं है तो 2 लाख ले लो। लोअर ऑफ दीज टू 1,75,000. आरएनआरबी देके अब वैल्यू क्या बचती है? चेक करना एक बार। सही है, करेक्ट. ठीक है। अब इसमें से मुझे देनी है एनआरबी। तो एनआरबी कैसे दे रहे हैं अपन? डेट ऑफ डेथ की जो एनआरबी है उसमें से चेक कर लो पिछले 7 सालों में क्या आपने कोई भी एनआरबी का अमाउंट किसी भी लाइफ टाइम गिफ्ट के ऊपर टैक्स पे करने के काम लिया है। 1 मई 2021 को एक लाइफ टाइम गिफ्ट किया था उसने अपनी बेटी को। दिस वॉज अ पीईटी और इसमें एई माइनस हो चुका है, यानी अब ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। हो जाएगा, यस ठीक है, बिकॉज 7 साल के अंदर अंदर ही डोनर की डेथ हो गई, तो ये पीईटी विल बिकम टैक्सेबल टुडे। अब ये 225,000 के ऊपर आपने एनआरबी यूज कर दिया, अब बचा कितना डेथ एस्टेट के लिए? दैट आई हैव टू कैलकुलेट। सो 225,000 के ऊपर ये ए के बाद का अमाउंट है। कितना आ रहा है यार ये? 1 लाख। Yes. तो चार्जेबल एस्टेट कितनी बची? 25,000. बताओ, समझ में आया सबको? लास्ट पार्ट मैम बताओ दोबारा। एनआरबी आपको देनी है, डेट ऑफ डेथ पे एनआरबी कितनी है? 325,000। 225, क्या आपने डेट ऑफ डेथ पे इस एनआरबी में से कुछ भी यूज किया? आप किस चीज पे यूज करते हो? जो लाइफ टाइम गिफ्ट सब टैक्सेबल हो जाएंगे। कौन से लाइफ टाइम गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएंगे? जो 7 साल के अंदर अंदर दिए गए हैं। तो एक पीईटी था जो 7 साल के अंदर अंदर बेटी को उसने दिया था, यानी ये आज टैक्सेबल हो जाएगा बिकॉज द डोनर हैज डाइड विद इन 7 years। तो इस 225,000 पे हमने एनआरबी माइनस कर दी होगी 225 की, ताकि इस पर टैक्स ना देना पड़े। तो अब एनआरबी बची कितनी डेथ एस्टेट पे यूज करने के लिए? एट द डेट ऑफ डेथ वाली एनआरबी 225 इज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द लाइफ टाइम गिफ्ट विच बिकेम टैक्सेबल ऑन द डेट ऑफ डेथ। रिमेनिंग एनआरबी विल बी यूज्ड ऑन डेथ एस्टेट। समझ गए? तो मैंने सिर्फ 1 लाख ही फिर डाली है डेथ एस्टेट पे। गॉट इट? ठीक है। अब क्या करूं? ये चार्जेबल अमाउंट आ गया, जरा इस पे फटाफट आईएसटी निकाल के बता दो। व्हाट इज द आईएसटी ऑन दिस अमाउंट? कितना आएगा ये? 10,000. बताओ जी, किसी को कोई दिक्कत? तो डेथ एस्टेट इजी है, मोस्ट लाइकली डेथ एस्टेट आती है एग्जाम में। ओके, समझे बच्चों? समझे मन के बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट पोर्शन, एनआरबी और आरएनआरबी अगर बच जाती है तो दूसरे स्पाउस को ट्रांसफर की जा सकती है। पहली बात, जितना भी अनयूज्ड पोर्शन है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है सेकंड स्पाउस को। आरएनआरबी भी ट्रांसफर हो जाती है।
आरएनआरबी के साथ कंडीशन एक ये होती है कि आरएनआरबी मिलती बंदे को तब है जब वो 2017 के बाद मरेगा। तो तुम्हारे वाले केस में तो वैसे ही वो 2017 के बाद मरेगा। लेकिन अगर आप आरएनआरबी अनयूज्ड स्पाउस को ट्रांसफर कर रहे हो, वो स्पाउस कभी भी मरे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट स्पाउस चाहे 2017 के पहले मराओ, लेकिन आरएनआरबी ट्रांसफर होके भी उसी को मिलेगी जब सेकंड स्पाउस 2017 के बाद मरना चाहिए। पॉइंट क्या है? आरएनआरबी के लिए कंडीशन ये है कि जो भी अवेल कर रहा है ही शुड डाई आफ्टर 2017। अगर यहां पर ट्रांसफर करके लेके आ रहे हो तो चाहे पहले वाला पहले मर गया हो, लेकिन दूसरा जो आरएनआरबी अवेल करेगा वो 2017 के बाद मरना चाहिए। ये क्लॉज एग्जाम में एग्जामिन किया नहीं जाता है क्योंकि तुम ऑलरेडी 2017 से 5 साल आगे आ गए हो। तो इन एनी केस तुम्हारा बंदा तो पहले इसके 2017 के बाद ही मरेगा। ये क्वेश्चन बार बार 2 नंबर में पूछता है एग्जामिनर। ये क्या है? टैक्स पे कौन करेगा? ये एक बड़ी अच्छी सी टेबल आपको कैप्लन में दे रखी है। एसेट कौन रिसीव कर रहा है? अगर स्पाउस रिसीव कर रहा है तो ये तो एग्जेम्प्ट है, पेमेंट की जरूरत ही नहीं है। ये सफर्ड बाय और पेड बाय में डिफरेंस होता है क्या कुछ? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन पेड एंड सफर्ड? हाँ, पेड मतलब हम पे करते हैं और सफर्ड मतलब कट के मिलता है। नहीं, देखो ध्यान से देखो। जैसे एक एस्टेट है, मतलब जायदाद, उसको बेचना, सेटल करना, दूसरों को पेमेंट कर देना, ये सब करते हैं एग्जीक्यूटर्स। और फिर जो बचता है वो नेट दे दिया जाता है लेगेटी को। लेगेटी मतलब जिसके पास जायदाद जारी है। तो असल में देखा जाए पे करने वाला तो एग्जीक्यूटर है, लेकिन ये भुगत कौन रहा है? लेगेटी। क्योंकि उसके पास जो जायदाद आ रही है ये पेमेंट कट के आ रही है। यानी एक्चुअल में बियर इसने किया है, पे एग्जीक्यूटर ने किया है। एग्जीक्यूटर यूजुअली एक वकील होता है जिसके पास विल रखता है, मरने वाला विल लिखवाता है और बोल देता है वकील साहब आप ले जाओ। तो जब ये साहब मरते हैं तो ये वकील साहब आके सारा सेटलमेंट करा देते हैं। ये आपका, ये आपका, ये आपका, इस पे ये खर्चे हैं सारे के सारे, ये खर्चे माइनस करके मैं पे करूंगा डिपार्टमेंट को, बाकी बचा हुआ आपका पैसा। यानी अल्टीमेटली डिपार्टमेंट को या पेमेंट करने में पे कर कौन रहा है? ये वकील साहब कर रहे हैं, यानी एग्जीक्यूटर कर रहा है। लेकिन भुगत कौन रहा है? यानी किसकी जेब से पैसा जा रहा है? जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है। तो उसका ध्यान रखना, डेथ के केस में हमेशा पेमेंट एग्जीक्यूटर करेगा, लेकिन उसको बियर कौन करेगा? प्रॉपर्टी फाइनली जिसको मिल रही है, बियर वही करता है अल्टीमेटली प्रॉपर्टी जिसको मिलती है। ठीक है, इस पे थ्योरी क्वेश्चन आता है, नथिंग प्रैक्टिकल। अब आ जाओ इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। अब एग्जाम किट चालू हो गई, चैप्टर इज फिनिश। क्वेश्चन 193, ऑन 1 जुलाई 21 समीर मेड अ गिफ्ट टू हिज सिस्टर। क्या बोलते हो? सबसे पहले तो उसका नेचर लिखो। पीटी। पीईटी। पीईटी। सीएलटी। CLT. In respect of Samir's cash gift of 50,000 to trust, what is the lifetime transfer of value for inheritance tax purposes after taking all available exemptions? बोलो जी, कितना तगड़ा क्वेश्चन है। सीएलटी की वैल्यू निकालने को बोल रहा है वो। लेट्स फर्स्ट नोट डाउन द टैक्स ईयर्स आल्सो। इसका टैक्स ईयर बोलो। 21, 22, 22, 23. 22, 23 में सेम। Same. इसकी टैक्सेबिलिटी निकालनी है। हम्म। 50,000 तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आई हैव ओनली 2 अमाउंट्स टू डिडक्ट हियर, क्योंकि इसमें ना तो कोई शादी वाला एग्जाम्पशन मिलेगा, ना नॉर्मल एक्सपेंडिचर वाला मिलेगा, ना स्मॉल गिफ्ट मिलेगा, सिर्फ ए मिलेगा। करंट ईयर का ए दे सकते हैं इसके ऊपर, Yes. लेकिन मैंने तुम्हें सिखाया था क्रोनोलॉजिकली जाना है। हाँ, तो इसी साल में पहले आप ए को किस पे खर्च करेंगे? Cash gift पे. ठीक, पीटी पे। तो ए तो पीटी पे जाता ही है, एनआरबी नहीं जाता। ए तो ले जाना ही है। यानी कि मैंने 3,000 जो करंट ईयर का था
उसमें से 2000 तो पीटी के ऊपर खत्म कर दिया। अब मेरे पास बचा कितना? 1000. 1000। पिछले साल का और चेक करके बता दो, कुछ है क्या अपने पास? 500. 3000 में 500. से 2500 बचता है 500। क्या अमाउंट आएगा? बताओ, बचाइए, क्या समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। Eden died on 16th July 22. He made one lifetime gift on 10th November 2017 into a discretionary trust, यानी CLT। पहली बात तो क्या ये CLT इसकी डेट ऑफ डेथ पे टैक्सेबल हो जाएगी? हो जाएगी भाई। D1 से तो टैक्स होती है मैम CLT पे तो। भाई CLT डेट ऑफ डेथ पे क्या एडिशनल टैक्स बनेगा? बनेगा। नहीं बनेगा ना। डेथ कब होती है? जुलाई 22 को। ये गिफ्ट कब दिया है? नवंबर 2017 को। तो 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल में मर गया बंदा, 7 साल निकले ही नहीं है। यानी ये जो CLT है इसके ऊपर एडिशनल टैक्स अराइज हो जाएगा। तो हम इसका एडिशनल टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन्होंने बोला है कि इनहेरिटेंस टैक्स बताओ ईडन के डेथ पे। तो हम ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर से चालू करते हैं। पीपीटी खोल लो, वो कितना है करते हैं माइनस एनआरबी एट द डेट ऑफ डेथ दैट इज 325,000 माइनस इस एनआरबी में से डेट ऑफ गिफ्ट से 7 साल पहले तक आपने इसमें से कुछ भी यूज किया? बताओ, किया? डेट ऑफ गिफ्ट क्या थी यार? 10th नवंबर 17। क्या उससे पहले आपने एनआरबी में से कुछ भी यूज किया था? नहीं किया था। नहीं, यानी सारी एनआरबी आप आज ले लोगे। कितना बचा तुम्हारा ये? अब नहीं पता मुझे, करो आगे। 1 आ रहा है क्या? नहीं 1 नहीं आ रहा। हाँ 1 आ रहा है। 261, 250 आ रहा है। क्या करूं इस पे? यस, बताओ कितना आएगा? 25%. 104500। इसके ऊपर क्या देते थे? Relief. डेट ऑफ गिफ्ट और डेट ऑफ डेथ में कितने सालों का गैप है? 4 से 5 की रेंज। 4 से 5 की रेंज में व्हाट इज द रिलीफ? 40%. 40%। तो टेपर रिलीफ दे दो 40%। इस अमाउंट का 40% निकाल दो, माइनस करके जो अमाउंट आ रहा है वो बताओ। 104,500 का 60%। 62700 B आंसर. एक मिनट रुको रुको रुको, 62700। एक चीज और रह गई, CLT के ऊपर अगर लाइफ टाइम में कोई टैक्स पे किया होता है तो हम उसको भी माइनस कर देते हैं। कितना पे किया था? 52,250। जो बचा हुआ है दैट इज द आंसर। ये 10,000 कुछ आंसर आएगा। आंसर इज E। कब माइनस करते हैं? CLT के केस में वी डिडक्ट दिस। ठीक है, हम्म, ओके। बोरिंग टीचर, बोरिंग स्टूडेंट्स। बोरिंग चैप्टर। एज इफ बाकी तो हम इतने इंटरेस्टफुली कर रहे थे, बस पूछो ही मत। बेटर था मैम। इजी चीजें तुम्हें अच्छी नहीं लगती है, मुझे ऐसा लग रहा है। आ मैम रहा ये है इजी है। कितना तो इजी है, कोई प्रोविजन का वो है ही नहीं। नहीं है ना, अभी ये सब में अभी भी कंफ्यूज ही हो रहे हैं। आदत पड़ गई है.
Benjamin died on 30th November 22, leaving an estate value at 890. Inheritance tax was paid in respect of the estate. Under the terms of his will, Benjamin left 260 to his wife, a special legacy of 120 to his brother, and a residue of the estate to his grandchildren. What is the amount of inheritance received by Benjamin's grandchildren? बचाइए जी, कितना मिलेगा ग्रैंडचिल्ड्रन को? अगर तुम्हें ये भी नहीं आया तो फिटे मुंह। 890 की एस्टेट है, पोते पोतियों के लिए क्या छोड़ा है उसने? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन। माइनस कर दें अगर हम, क्या? ये 260 120 माइनस कर दो इनमें से। इसका क्या करूं? Inheritance tax And tax minus was already paid. And in respect of the estate. पेमेंट हम्म बीवी को क्या दे दिया? 260 कर दो माइनस भाई साहब को क्या दे दिया? 120। बचा अब कितना? ये बचा हुआ ग्रैंड चिल्ड्रन। बताओ, चैप्टर मुश्किल है, माइनस करो क्या आएगा? एक क्वेश्चन आसान होने से कुछ ना होता। ये जो हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने हाथ से एक भी क्वेश्चन किया ही नहीं है इस चैप्टर का। हम बिल्कुल कोरे बैठे हैं, जैसे हम परसों बैठे थे वैसे ही हम आज बैठे हैं। क्या आएगा इसका? D. 8 लाख में से 2 और 2 4 तो ये गए, 5 ये गए। D answer. आंसर इज बी। कैसे आ D, सकता है? D, D, हाँ, D. डी डी डी, हाँ करेक्ट, डी। ठीक है, 258। वैसे मैं सी पे मार्क कर देती 3 लाख देख के। चलो वट एवर। नेक्स्ट, कैन डाइड लिविंग अ चार्जेबल एस्टेट ऑफ 245,000। ग्रॉस चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर किया था अक्टूबर में और दूसरा 19 में। हाउ मच IHT इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्जेबल एस्टेट ऑफ 245,000? वाह 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 वाह, बताओ। बताओ भाई। 2 लाइफ टाइम गिफ्ट्स हैं, दोनों में से बताओ जरा कौन सा टैक्स होगा? 98,000 टैक्स होगा क्या? अक्टूबर 2015, No. 7 16, साल पहले 17, वाले 18, गिन लेना। 19, 20, 21, 22। 22 में बहुत- खत्म हुए 7 साल। Will 19. not be taxed. What about this? Clearly will be ये taxed. होगा। within 7 years आ रहा है। ये क्लियरली टैक्स हो जाएगा। तो 1/18 में से NRB आपने कितनी यूज कर डाली है, और ये ग्रॉस ही दे रखा है, तो 118 में से हम NRB यूज कर गए। मैम पहले AE यूज करेंगे। यार ये चार्जेबल ट्रांसफर दे रखा है विच इज आफ्टर AE। ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर आता है AE के बाद। जो पहले वाला अमाउंट होता है दैट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अच्छा उस पे दे सकते, ठीक है। ठीक है, ग्रॉस पे देना है। तो ये NRB आप यहां खा गए, इसको एग्जेम्प्ट कर दिया। अब आ जाओ डेथ एस्टेट पे। 245,000 में से कुछ माइनस तो हुआ नहीं है यार, RNRB का चक्कर नहीं है। देन वी हैव ओनली NRB 325,000 वाज ऑन द डेट ऑफ डेथ। इसमें से 118,000 वी हैव ऑलरेडी यूटिलाइज्ड। हाउ मच NRB इज रिमेनिंग फॉर 245,000? जो 118 हम कर रहे हैं वो एट द टाइम ऑफ गिफ्ट कर रहे हो ना? ये जून वाला? 19 वाला, जो पहले वाला 118 है ये ना? मैंने किया है ऑन द डेट ऑफ एट द डेथ। टाइम ऑफ गिफ्ट। No, on the date of death. This became taxable because the donor died within 7 years. This became taxable on the date of death. ठीक है, नहीं बताओ डाउट। मैम मुझे NRB नहीं आ रहा समझ, ये क्यों लग रहा है? अब आप यहाँ पे भी लगा रहे हो 245 पे भी, मुझे ऑन कॉन्सेप्ट द नहीं आ डेट रहा ऑफ समझ। डेथ 3 हम्म। चीजें टैक्सेबल हो जाती हैं। एक तो डेथ एस्टेट, एक PET और एक CLT। PET CLT वो वाले हो जाते हैं टैक्सेबल जिनमें 7 साल के अंदर अंदर डोनर की डेथ हो गई। तो सबसे पहले NRB जो 325 का है ऑन द डेट ऑफ डेथ भी मिलेगा ना, वो सबसे पहले लगाओ लाइफ टाइम गिफ्ट्स के ऊपर। वहां से अगर NRB कुछ भी बचता है तो डेथ एस्टेट पे लगाओ। बस सिंपल, मैं वही कर रही हूं इतनी देर से। बताओ।
2,07,000. दिस इज 2,7. कितनी आ रही है चार्जेबल एस्टेट? 7,000 माइनस करते हैं इसमें से तो 38. सिर्फ 38. 38,000. और 38,000 के ऊपर उसने पूछा है आईएचटी. कितना आईएचटी लगा दे? 40%. 40% लगा दो जरा, कितना आएगा? 15,200. 15,200 में. 15,200 is the IHT. So your answer is 15,200. तो समझे क्या है? And can we not give any taper leaf here? Sorry, come again. Taper leaf. Taper relief is not on death estate. Okay. That is on a CLT or a PET which becomes taxable if the donor dies within 7 years. But यहाँ पे तो taper relief किस चीज पे दोगे? There is no tax. Okay. Right? Okay. For taper relief, you need to have an amount of tax. There is no tax here. When a lifetime gift becomes taxable on the date of death, at that point of time, taper relief is given. Not on estate. Okay, understand now. Okay. चलो. Now we are left with section C questions. मुझे इसके 2 questions कराने, easy से हैं, औरोरा और केंद्रा के नाम से. इसके लिए एग्जाम किट खोलते हैं और मैं फटाफट इसको, वैसे तो इस पे कर सकती हूँ, इसके लिए कोई प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है. लेट्स स्टार्ट दिस. कहाँ गई कैप्लन? औरोरा और केंद्रा कैसे ढूंढूं? 217 है मैम क्वेश्चन में. 217. यस मैम. चलो आ जाओ, औरोरा पे आ जाओ. चलिए जी. इसमें ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं आईएचटी के, बट ठीक है, जो भी है वी नीड टू डू दैट. चलिए. 60 क्वेश्चन है मैम सेक्शन से इसका. हाँ, ज्यादा नहीं है. चलो, औरोरा. This scenario relates to 2 requirements. You are a trainee chartered accountant dealing with tax affairs of Aurora. Let properties हैं कुछ. Aurora owns 3 freehold residential properties which are all let out. Properties 1 and 3 qualify for private residence relief. Okay. Sorry. So I will not do this. ये चार्जेबल गेन से रिलेटेड है, ठीक है. इनहेरिटेंस टैक्स करते हैं इसमें से सिर्फ उठा के. On 23rd August 2016, Aurora made a gift of a house valued at 416,000 pounds to her nephew. Nephew को जो गिफ्ट होता है उसका क्या करते हैं हम? PET होगा ना? This is a PT. Phil. This was a wedding gift when Phil got married. क्या बोलते हो? मैरिज एग्जेम्पशन दे देंगे. नेफ्यू है तो क्या लिमिट लगेगी? 5,000, 2,500 क्या लगेगी? 1,000. हाँ, by anybody. ठीक है. Aurora's only other asset is her current main residence valued at 5 lakh pounds. Main resident नाम आते ही आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए? RNRB. RNRB. This property does not have a mortgage. Under the terms of her will, Aurora's entire estate is left to her children. तो linear descendants को भी मिल रहा है. Aurora's husband Andrew died on 15th August 2020. 2017 के बाद मर रहा है. All of his estate left to Aurora. यानी कि ये exempt legacy हो जाएगी. During February 22, Aurora and Andrew both made lifetime gifts of assets to their children, which fully utilized their respective IHT nil rate bands of
325,000 pounds. Calculate the IHT payable in respect of Aurora's death if she were to die on 6th April 22. यानी कि अगर वो 6th April 22 को मरने वाली हो तो चलो जी बताओ। सबसे पहली चीज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कितनी आएगी? $2016 में ये गिफ्ट किया है एंड शी इज डाइंग ऑन 2022। क्या ये 7 साल के अंदर अंदर डेथ है? यस है, यानी कि ये 416 तो टैक्सेबल हो जाएगा। पहली बात। अब इस पे एक एक करके एग्जाम्पशन देते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पशन आएगी मैरिज की। कितनी लगाओगे? 1000। उसके बाद में A. पहले लगाओ करंट ईयर का, फिर लगाओ प्रीवियस ईयर का। पिछले साल के कुछ भी इन्होंने बताया नहीं है तो मैं 3 और 3 लगा दूं। ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर कितना आएगा? 16 में से 7 गए, 409। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, अब इसमें से लेस क्या करें? RNRB करें क्या? पहले वही RNRB करते हैं ना? नहीं, पहले NRB करते हैं। पहले RNRB करते हैं तब जब वो डेथ एस्टेट की कैलकुलेशन होती है, और RNRB मिलती भी डेथ एस्टेट में से है। हम अभी क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हम लाइफ टाइम गिफ्ट को टैक्सेबल कर रहे हैं क्योंकि 7 साल के अंदर अंदर डोनर मर गया। 3 कैलकुलेशन है यहाँ पे। एक CLT की एट द टाइम ऑफ पेइंग द गिफ्ट। नंबर 2, अगर 7 साल के अंदर अंदर डोनर मर जाता है तो लाइफ टाइम गिफ्ट्स के ऊपर एट द टाइम ऑफ डेथ की कैलकुलेशन। हम अभी ये वो कर रहे हैं। RNRB मिलता है डेथ एस्टेट में से। टेपर रिलीफ किस पे से मिलती है? एट द डेट ऑफ डेथ पे जो आपके लाइफ टाइम गिफ्ट टैक्सेबल हो गए उसके ऊपर टेपर रिलीफ मिलती है। यानी यहां पे अब टेपर रिलीफ मिलेगी। समझे? कुछ बात समझ आई? नहीं नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। नहीं आ रही मैम। एकता तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मैं कैसे कंफ्यूजन दूर करूं, मुझे ये बताओ। बताओ, यू गिव मी सम आइडिया कि मैम आप बुरा पढ़ा रहे हो इसलिए कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन दूर होती है जब पढ़ते हैं। बताओ, व्हाट डू आई डू गाइस? सब औरों का आ गया? कंफ्यूजन हो रही है अगर औरों का आ गया देन डोंट एक्सप्लेन। गाइस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. थोड़ा संस्कार प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दो। संस्कार एक बार एक्सप्लेन कर दो प्लीज। यहाँ तक का प्रोसेस है? नहीं नहीं, मैंने अभी क्या बोला कि 3 कौन से अलग अलग तरह के गिफ्ट्स होते हैं? मैं अपना एक तो ये PET, CLT एंड डेथ एस्टेट। तो इस केस में उसकी डेथ विद इन 7 years हो रही है, देन इट विल बिकम टैक्सेबल। और ये टेपर रिलीफ के लिए मतलब एलिजिबल होगा। और वो डेथ एस्टेट वाले में टेपर रिलीफ नहीं होता। करेक्ट। RNRB किस में होता है? इस वाले में होगा या फिर डेथ एस्टेट में होगा या फिर एट द टाइम ऑफ गिफ्ट पे होगा? मैम डेथ एस्टेट पे होगा आई थिंक। RNRB। यस। ठीक है, एकता समझ गए? एकता समझ गए? ठीक है मैम। देखो, एक तो होता है जब आप लाइफ टाइम PET दे देते हो और CLT देते हो। ठीक है, ये पिछली क्लासेस रिवाइज करा रही हूं मैं क्योंकि तुम लोग रिवाइज करके बैठे नहीं हो। बैठे हैं मैम, फिर भी नहीं आ रहा। ऑनेस्टली मैंने पढ़ा है, तभी मैं आपको वरना बोल देती कि मैंने नहीं रिवाइज किया। बट आई एम नॉट क्लियर विद दिस NRB और ये। आई स्टिल हैव सो मेनी क्वेश्चंस। कोई बात नहीं, यू एक्सप्लेन इट अगेन। सुनो, PET उस टाइम पे टैक्सेबल नहीं होता। ये तब होता है जब 7 साल के अंदर अंदर डोनर की डेथ हो जाती है। CLT उसी टाइम टैक्सेबल हो जाता है। इसके ऊपर हम AE दे के टैक्स लगा देते हैं। दूसरा, अब 7 साल के अंदर अंदर डोनर की डेथ हो गई तो आपके PETs भी टैक्सेबल हो जाएंगे, CLTs भी टैक्सेबल हो जाएंगे। इसके ऊपर यहां पे टेपर रिलीफ मिलेगी। तीसरी चीज, जायदाद यानी एस्टेट। एस्टेट के केस में टेपर रिलीफ नहीं होती, इसमें होती है RNRB। अब बताओ इसमें समझने में क्या कंफ्यूजन है? पहली चीज, अच्छा हाथ से कितने क्वेश्चन किए एकता? था ही नहीं, एक ही तो क्वेश्चन आपने कराया था। वो किया हाथ NRB से? वाला। हाँ वो किया। उसमें ही मुझे एक क्वेश्चन ग्रॉस चार्जेबल में क्वेश्चंस आ रहे थे कि व्हाई डिड वी डू दैट। एक ही तो क्वेश्चन आपने कराया था।
उसमें क्या क्वेश्चन आ रहे थे? नहीं मतलब इट वाज नॉट मेकिंग सेंस, मतलब इट वाज लाइक कि हाँ भाई रट रहे हैं ग्रॉस चार्जेबल में ये ऐड कर रहे हैं, बट सेंस नहीं लग रहा था मुझे, यू नो, व्हेन आई वाज मूविंग। मे बी इट वाज वन क्वेश्चन दैट आई जस्ट सॉ, मे बी कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस एंड देन यू नो वील इसका विल हैव सेंस मोर ये है क्लैरिटी। कि एनआरबी मिलता है ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर्स पे, ये रूल है। तो आपको ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर कैसे निकालना है? चार्जेबल ट्रांसफर निकल गया प्लस इस पे जो भी टैक्स पे किया है, दिस इज ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर। ग्रॉस अमाउंट ज्यादा होता है ना, आपके गिफ्ट के अंदर टैक्स होता है ना, बड़ा होता है ना वो अमाउंट, इसलिए ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर प्लस टैक्स, दिस इज व्हाट यू हैव ट्रांसफर्ड। आपको कोई भी गिफ्ट कितने का पड़ा? जो ट्रांसफर किया वो तो पड़ा ही पड़ा, प्लस जो टैक्स पे किया वो और पड़ा डोनर को। समझे? बोलो। अब ओके लॉजिक बैठता है? ठीक है। वैसे ये मैंने कल बताया था लॉजिक। चलो कोई बात नहीं, ओके चलो जी, एनीवेज। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने एक तो जो इसका लाइफ टाइम गिफ्ट था उस पे अभी टैक्स लगा दिया। अब एस्टेट की तरफ आ जाए, नहीं अभी सॉरी, अच्छा 409,000 पे अभी हम पहुंचे हैं। 409,000 पे पहले टैक्स लगा दो जी, लगाओ IHT। अब ये किस रेट पे लगेगी? अच्छा नहीं एक मिनट, इस पे अब NRB देनी है कि RNRB देनी है? MNRB। RNRB डेथ एस्टेट पे होती है, ये डेथ एस्टेट नहीं है, वी हैव टू Yes. गिव NRB। अच्छा अब NRB इस केस में क्या होती है? ऑन द डेट ऑफ डेथ वाली NRB लेनी है, माइनस डेट ऑफ गिफ्ट से 7 साल के पहले तक हमने NRB किसी भी चीज पे अप्लाई करी वो देखनी है। ये तो लर्न ही करना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। द डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड यू कि इस अमाउंट में से क्या माइनस करना है। डेट ऑफ गिफ्ट से 7 साल पहले तक में हमने NRB में से कुछ भी यूज किया वो माइनस करना है, यानी कि इस गिफ्ट के ऊपर अब वही वाली NRB बचेगी जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो इस केस में तो इसने कोई गिफ्ट दिया ही नहीं है, 2016 से पहले देयर वाज नो गिफ्ट, यानी NRB कभी भी यूज हुई नहीं, यानी पूरी की पूरी NRB अवेलेबल है इस पीटी के लिए। दैट्स द आइडिया कि अगर इस पीटी से पहले कहीं पे भी NRB यूज हो गई तो अब इसके लिए वो बचेगी नहीं या कम बचेगी, लेकिन यहां तो यूज हुई नहीं है तो पूरा का पूरा अमाउंट बच जाएगा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस व्हिच शुड बी चार्ज टू टैक्स? इन दोनों का डिफरेंस ये कितना आ रहा है? 84,000। 84,000। अब 84,000 के ऊपर क्या करोगे? टैक्स लगाओगे। कितना टैक्स लगाओगे? लगाओ। 33 है क्या? यस। 33,600। अब क्या करें? टेपर रिलीफ इस पे आएगी। टेपर रिलीफ, टेपर रिलीफ कैसे निकलती है? डेट ऑफ गिफ्ट और डेट ऑफ डेथ के डिफरेंस से निकालो डेट ऑफ गिफ्ट और डेट ऑफ डेथ। 6 साल हो रहे हैं क्या? 6 years। देखो 60%। 5 to 6 years या 6 to 7 years? 6 साल पूरे होंगे 23 अगस्त 2022 को, लेकिन डेथ तो उससे पहले ही हो रही है, यानी दिस इज 5 to 6 years। 5 to 6 years की टेपर रिलीफ कितनी होती है? 60%। 60%। लगा दो जरा टेपर रिलीफ 60% की और बचा हुआ सारा का सारा टैक्स पे कर दो। अच्छा इसमें से अगर ये CLT होता है तो पुराना टैक्स भी माइनस होता है, लेकिन ये तो CLT था ही नहीं, दिस वाज अ PET, यानी पहले कुछ भी टैक्स पे नहीं हुआ है, जो भी है वो अब होगा। निकाल दो 33,600 का 60%। कितना आ रहा है? 13,440। इतना अजीब सा। चलो जी बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? बोलो बोलो। डन। नेक्स्ट वाले पार्ट में चार्जेबल गेन है, समझे? तो सबसे पहला जब भी आप CLT दोगे वहीं के वहीं टैक्स लगाओ। यहां पे देखनी है NRB
7 years before gift. दूसरा, जब विद इन 7 years डोनर की डेथ हो जाए तो पीईटी और सीएलटी दोनों पे टैक्स लगाओ। इसमें एनआरबी कैसे होती है? एनआरबी लेनी है आपको एट द डेट ऑफ डेथ वाली, क्योंकि एनआरबी हर साल बदलती है, और इसमें से माइनस करना है एनआरबी यूज्ड विद इन 7 years ऑफ गिफ्ट। ठीक है। तीसरी चीज, डेथ एस्टेट। डेथ एस्टेट के ऊपर आप एनआरबी लेते हो, इससे पहले आरएनआर भी लेते हो। ये एनआरबी होती है डेट ऑफ डेथ, ये वाली लेनी है। इसमें से माइनस कौन सा अमाउंट करते हैं हम? डेट ऑफ डेथ से 7 साल पुरानी। केंद्रा वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये पूरा का पूरा आईएचटी का है। You should assume today's date to be 1st January 2023. Kendra, older, aged 93, is unfortunately in poor health with just a few months left to live. She has made the following gifts during her lifetime. On 20th June 15, Kendra made a gift to a trust. What type of gift is this? CLT. It's a CLT. With a gross chargeable transfer value of 140, no inheritance tax arose in respect of this gift. तो क्या ग्रॉस कैलकुलेट करते टाइम मैं इस पे टैक्स ऐड करूंगी? नो, टैक्स पे किया ही नहीं है उसने, तो ग्रॉस में टैक्स जो पे हुआ ही नहीं उसमें ऐड क्यों करना है? On 5th October 21, made a cash gift to her children. ये कौन सा गिफ्ट है? पीटी। केंद्रा owns the following assets. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है, डिस्पोजल ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें। एक मिनट आगे देख लेते हैं। कैलकुलेट द इनहेरिटेंस टैक्स व्हिच वुड बी पेबल इफ केंद्रा ओल्डर वर टू डाई ऑन 31st March 2023। अगर वो 31st मार्च को मर जाती है तो क्या इनहेरिटेंस टैक्स आएगा? चलो करना चालू करो। सबसे पहले तो जो पुराने सीएलटीज हैं वो टैक्सेबल हो जाएंगे। Yes. 7 साल के अंदर अंदर दोनों में से कौन सा पड़ रहा है? 31st March 23 की डेट के हिसाब से तो जून 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये तो निकल गया तुम्हारे 7 साल की लिमिट से, निकल गया। Yes. बचा सिर्फ एक पीईटी, ये वाला। तो ये पीईटी विल बिकम टैक्सेबल। 253,000 इसकी वैल्यू है। इसके ऊपर ये गिफ्ट है, एई दे दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिफ्ट नाउ? ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर कितना आ रहा है? 6,000 कम होते हैं 247,000। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। डेथ एस्टेट तो है नहीं जो आरएनआर भी दो, घर है नहीं जो आरएनआर भी दो, एनआरबी तो दो। अब इसमें एनआरबी क्या होता है? एट द डेट ऑफ डेथ वाला माइनस 7 years बिफोर गिफ्ट। 7 years बिफोर गिफ्ट हमने कुछ भी यूज किया था इसके ऊपर? मतलब एनआरबी में से कुछ भी यूज किया इस डेट ऑफ गिफ्ट से पहले? यस और नो? नो मैम। पक्का? 21 से 7 साल पहले हमने कभी भी किसी के ऊपर एनआरबी यूज नहीं किया? किया है 1,40,000। बिल्कुल हमने किया है। कितना किया है? 140 किया है। ये देखो 140 पे किया होगा ना, यानी 325 में से 140 पे हम एनआरबी यूज कर चुके। अब एनआरबी तुम्हारे पास बचा कितना? करो जरा, कितना बच रहा है? 185,000। 185,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्जेबल गिफ्ट? चार्जेबल लाइफ टाइम गिफ्ट कितना आ रहा है ये? 62,000। 62,000। 62 पे अब जो आप टैक्स पे करोगे किस रेट पे करोगे?
40%. 40% पे। पनिका कितना आएगा 40%? पनिका, how much will be 40%? Just a minute, ma'am. My calculator is not working. मोहित चलो 40% बता दो। 24,800. 24,800 ठीक है। पनिका ये बताओ अब इसके बाद में कुछ करना है? नहीं पता मैम, डॉली इसके बाद में कुछ करना है? करा ही नहीं अभी। नहीं पता मैम, कल की क्लास अभी रिवाइज नहीं। हरप्रीत कुछ करना है? I think taper relief. यस। एंड टेपर रिलीफ विदन्या कितनी देंगे? कब से कब तक का गैप देखूं? और डेथ का और जब भी गिफ्ट किया करेक्ट। कितना गैप आ रहा है? डेट ऑफ गिफ्ट और डेट ऑफ डेथ का गैप। हाउ मच इज दैट गैप? ये गिफ्ट हमने दिया है 5 अक्टूबर 21 को और डेथ हो जाती है 31 मार्च 23 को। तो 21 के बाद में 22 एक साल हुआ, उसके 5-6 महीने बाद ही डेथ हो गई। 0, nil. इज इट 2 to 3 years? यस यानी लेस देन 3 years हो गई। तो लेस देन 3 years की टेपर रिलीफ तो 0% होती है, यानी कि पूरा का पूरा 24,800 आपको IHT पे करना होगा। बताओ समझ आया ये सबको? बताओ बताओ बताओ। मैम इसमें Guys, ये जो फर्स्ट पॉइंट पे 140 है, ये ये वैसे तो टैक्सेबल नहीं होगा ना? ये टैक्सेबल हो जाता, लेकिन ये 7 साल से बियॉन्ड हो गया। हाँ, तो उसके बाद इस पे NRB यूज हुआ है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। देखो ये क्या था, ये CLT है, लेकिन CLT पे आपने एट द टाइम ऑफ गिफ्ट टैक्स लगा दिया ना, करेक्ट यानी Correct. इसके ऊपर आपने NRB यूज कर दिया ना। करेक्ट, ओके ओके। एंड एट द टाइम ऑफ डेथ, नाउ व्हेन यू सी दिस, तो आपको ये देखना है कि इससे 7 साल पहले NRB किसी चीज पे यूज हो गया? हो गया। हो गया, ओके। तो अब जो बचा हुआ है वही इसके ऊपर बनेगा। सो बेसिकली क्या है कि PET पे एट द टाइम ऑफ गिफ्ट टैक्स पे नहीं होता, लेकिन जैसे ही 7 साल के अंदर अंदर डोनर मर जाता है, हम वापस से पीछे चले जाते हैं कि अब यार अब इसको टैक्स करेंगे। तो नॉर्मली जैसे CLT होता, फिर हम इसको टैक्स करने लग जाते हैं कि पिछले 7 साल में NRB कितनी यूज हो गई, वो चेक करो इस पे PET पे भी, बिकॉज देन इट कम्स इनटू द सिचुएशन ऑफ CLT। अब ये टैक्सेबल है। गॉट इट, ओके। ठीक है, गॉट इट। चलो अब एस्टेट ट्राई करो, इसकी आगे वाली इंफॉर्मेशन सारी एस्टेट की है। और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वैल्यूड एट 970, एस्टेट में मुझे ये लेनी चाहिए? Yes. एकता Yes. लेनी चाहिए 970। The property is an investment property that has always been rented out and never occupied by Kendra. इसके ऊपर RNRB मिलेगा एकता? मिलेगा। नहीं, इफ द प्रॉपर्टी वर रेंटेड पे नहीं होता ना? नहीं होता। इट शुड बी ऑक्यूपाइड, इट शुड बी द मेन रेजिडेंस ऑफ द डिसीज्ड। तो ये तो रहा ही नहीं कभी भी, केंद्रा नेवर स्टेड हियर, यानी RNRB नहीं मिल रही। करेक्ट? If the property were disposed of during the year, the disposal would result in a chargeable gain of 174,000. IHT पर्पस से हम चार्जेबल गेन को एक बार किनारे कर देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन हर ओन लाइफ, पॉलिसी 210 की है, प्रोसीड्स 225 आपको मिलती हैं केंद्रा के डेथ के बाद। एक तक क्या अमाउंट जोड़ूं इसमें एस्टेट में? ये कॉमन सेंस से सोच के बताओ, 210 जोड़ूं या 225? जायदाद में क्या मिलेगा? Your network is not supporting. चलो डॉली यू टेल मी। मुझे क्लियर आ रही है। अब आपकी क्लियर आई है, तो पॉलिसी के नाम पे क्या जोड़ूं? डॉली क्या जोड़ूं? 210 या 225? मार्केट वैल्यू। Okay, Dolly, what do you say?
विदन्या? I think 225. 225 जो मिलेगा वो जोड़ना चाहिए, मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, अगर मेरे को 225 मिलने वाला है तो मेरे लिए एस्टेट कितनी हुई? 225। ठीक है एकता? ओके पॉलिसी की मार्केट वैल्यू नहीं होती, पॉलिसी अपन मार्केट में जाके बेचते थोड़ी है। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है मैं 225 दूंगा, दैट्स द वैल्यू फॉर मी। ओके ठीक है। चलो, और कुछ है क्या स्टेट में इसके? None of the above are expected to change in the near future. Under the terms of her will, Kendra has left her entire estate to her children. बोलो क्या बोलती हो एकता? आरएनआरबी मिलेगी? मिलती, लेकिन वो अपने इस घर में रहा नहीं, कभी केंद्रा रही नहीं। वैसे मिल जाती, क्योंकि घर किसको जा रहा है? लीनियर डिसेंडेंट्स को, बट शी नेवर स्टेड इन द हाउस, इसलिए नहीं मिलेगी आरएनआरबी। नील रेट बैंड वॉज फुली यूटिलाइज्ड व्हेन ही डाइड 10 years ago, यानी कि हस्बैंड का नील रेट बैंड इसको मत देना। नील रेट बैंड आपको टैक्स ईयर्स का 325 दिया हुआ है। केंद्रा विल पे टैक्स एट द हायर रेट। ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ पे। तो ये अपने पास आ जाती है इसकी एस्टेट। हाउ मच इज द एस्टेट? 9 5,000 एंड 9 11 11,95,000 है। Yes. ठीक है ओके। पनिका, इसमें से डेथ एस्टेट में से आरएनआरबी मिल नहीं रही, नेक्स्ट मैं क्या दूं? मैम मुझे नहीं पता, मैंने कल की क्लास नहीं अटेंड करी, मुझे इसका आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। अभी मैंने बताया, कोशिश करो। आरएनआरबी नहीं मिल रहा तो इसमें से माइनस क्या करें? पेपर रिलीफ वो तो देते नहीं है, नहीं पता मैम। एनआरबी। एनआरबी अब ये एकता समझाएगी तुम्हें कि एनआरबी इसमें कैसे मिलेगी। एकता बताओ। मैं नहीं बता रही। अब फॉर्मेट में से रीड करना है। क्या है? 325 की एनआरबी में से पिछले 7 सालों में क्या यूज कर गए आप? बताओ। डेट ऑफ डेथ से पिछले 7 सालों में इस एनआरबी में से कुछ भी यूज हुआ है? जस्ट चेक इफ यू हैव यूज्ड एनीथिंग। डेट ऑफ डेथ से 7 साल पहले तक क्या कुछ भी यूज हुआ? ये शायद मैंने ना इसमें जब तुम्हें 3 पॉइंट दिखाए थे तो इसमें डेट ऑफ गिफ्ट से 7 साल लिखे थे। वही तो बोल रही हूँ मैम, मुझे ये गिफ्ट अच्छा डेथ हो रही है तो हम देखेंगे डेथ से 7 साल पहले, और जब हाँ। गिफ्ट में देखेंगे तो गिफ्ट से 7 साल। हाँ आई वॉज कंफ्यूज पहले इस चीज में जो भी आप पहले करा रहे थे। नाउ थिंग्स आर गेटिंग बेटर। अब हमें यहाँ से देखना है एट द टाइम ऑफ फ्रॉम डेट ऑफ डेथ से लेकर एक मिनट। जब लाइफ टाइम गिफ्ट्स ऑन द डेट ऑफ डेथ टैक्सेबल हो जाएंगे, इसमें हम देखते हैं गिफ्ट से 7 साल पहले। ठीक है, जब हम एस्टेट देखते हैं तो देखना है डेथ से 7 साल पहले, बस। ठीक है, बेसिकली हम हमेशा गिफ्ट से 7 साल पहले देखते हैं एक्सेप्ट फॉर एस्टेट। नाउ दिस शुड बी इजी टू रिमेंबर। हम हर चीज में गिफ्ट से 7 साल पहले देखेंगे, लेकिन तो फिर वो तो 2021 में यूज हुआ तो है। एग्जैक्टली किस पे यूज हुआ है? इस पे यूज हुआ है। अब जरा मुझे बता दो इसके ऊपर हमने कितना यूज किया होगा? बच्चों को जो दिया होगा दैट इज अ पीईटी, तो हमने एनआरबी कितना यूज किया होगा? पूरा 253 किया होगा क्या? नहीं, वो भी तो मिलता है, एग्जेम्पशन भी तो मिलता है। लगाओ कितनी मिलेगी? वो 1000 करंट और प्रीवियस ईयर बताओ कितनी आ रही है? 6000 कितने जाते हैं? 247। ये लो, यानी 247,000 पे आपने एनआरबी यूज की होगी डेट ऑफ डेथ से 7 साल पहले किसी गिफ्ट के ऊपर। कितने वाले गिफ्ट के ऊपर यूज कर ली? 247 वाले के ऊपर। बताओ सबको समझ आया? बेसिकली ये फॉर्मेट्स हैं जो तुम्हें क्लियरली दिमाग में बैठाने हैं और कुछ नहीं है ये। इनका ना इनकम टैक्स का फॉर्म भी ऐसा ही होता है, जो आप इसमें वैल्यूज भरते जाते हो खट 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 खट। तो अब इस बार एनआरबी कितनी मिलेगी? बताओ कितनी मिलेगी? पचास और 25 75। 75 में 3000 इधर के बच रहे हैं। क्या ये 78,000 आ रही है? Yes. ठीक है, अब 78,000 माइनस करो 11,95,000 में से, तो 11 लाख कितने बचेंगे? 15 16 17। क्या 11 17 बच रहे हैं? 17,000 11,17,000
है ना, 11-17,000। अब क्या करूं, टेपर रिलीफ दे दूं इस पे एकता? नहीं 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 देते इसमें। पहले IHT देते हैं, कितना, 40% मतलब देते हैं, टेपर देते हैं? नहीं, टेपर देते नहीं हैं देते। व्हेन लाइफ टाइम गिफ्ट्स बिकम टैक्सेबल ऑन द डेट ऑफ डेथ। हम्म, ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पे था ये तो पूरा NRB में कवर हो गया, तो देयर वाज नो टैक्स। व्हेन देयर इज नो टैक्स, तो व्हाट टाइप ऑफ रिलीफ यू वांट? ओके, करो इसमें माइनस, मतलब माइनस क्या करो, 40% निकालो। 4,46,800। 446,800, no taper relief, this much tax has to be paid। समझ गए? कुछ समझ आया? एक लास्ट ब्रश अप करा दूं। फर्स्ट, गिफ्ट्स होते हैं CLTs जिनके ऊपर टैक्स लगता है, और PETs जिन पे टैक्स नहीं लगता है। दोनों के ऊपर आपको AEs देने हैं, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का। CLT पे जब आप एट द टाइम ऑफ गिफ्ट टैक्स देंगे, इसके ऊपर आप NRB लेंगे। 325,000 की NRB होती है, उसमें से हम माइनस करते हैं गिफ्ट से 7 साल पहले तक अगर आपने NRB किसी भी चीज पे यूज करी, यहां से माइनस करो, बचा हुआ NRB इस बार वाले CLT पे दे दो, जो भी बचा उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। टैक्स प्लस ये अमाउंट जो A माइनस करके आता है, दिस बिकम्स ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर। टैक्स ऐड तब करना है जब डोनर ने टैक्स पे किया हो। करेक्ट? समझे? समझे? दूसरी सिचुएशन अब हो जाती है डेथ। डेथ होते ही PETs 7 साल के अंदर अंदर जितने भी PETs फॉल कर रहे हैं वो टैक्सेबल हो जाएंगे। 7 साल के अंदर अंदर जितने भी CLTs फॉल कर रहे हैं उन पे एडिशनल टैक्स आ जाएगा। अब इसके ऊपर NRB भी लेना है वापस, 325,000 माइनस गिफ्ट से 7 साल पहले तक आपने जो भी NRB में से यूज किया। ध्यान रखना, आप यूज किसको मानते हो? ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर को, यानी ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर इसमें से हमें माइनस करना है, यूज करवाना है। ये ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर क्या होता है? ये AE माइनस करके जो अमाउंट आता है प्लस वट एवर टैक्सेस पेड बाय द डोनर, दैट इज ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर। वो हम इसमें से देखते हैं कि 325 में से कुछ भी यूज हुआ है, अगर यूज हुआ है तो माइनस करो, बचा हुआ PET को दे दो। सेम अप्लाइज विद CLT। इन दोनों का ये हिसाब किताब करने के बाद में आप निकालते हो IHT। अब निकालोगे आप 40% पे, बिकॉज द डोनर हैज डाइड। इसमें से मिलती है आपको टेपर रिलीफ, और टेपर रिलीफ के बाद में जो अमाउंट आता है, अगर किसी CLT के ऊपर पहले से टैक्स पेड था वो इसमें से माइनस हो जाता है। बचा हुआ अमाउंट ये बंदा पे कर देता है एट द टाइम ऑफ डेथ। ये क्लियर है सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स? बताओ। यस। ठीक है, तीसरी चीज पे आओ। तीसरी चीज इज योर डेथ एस्टेट। नाउ डेथ एस्टेट सिंपली जो भी प्रॉपर्टी है एक मरने वाले की, वो सारी की सारी ऐड कर दो, उसको जो भी दूसरों को देना है उसको माइनस कर दो, दैट इज डेथ एस्टेट। डेथ एस्टेट के ऊपर हम टैक्स कैसे लगाते हैं? आप सबसे पहले तो देते हो उस पे RNRB। सबसे पहले RNRB कब मिलता है? जब मेन रेजिडेंस रहा हो मरने वाले का, और उसने ये रेजिडेंस ट्रांसफर कर दिया हो अपने लीनियल डिसेंडेंट्स को, यानी अपने बच्चों को और अपने पोते पोतियों को, तो RNRB पिक्चर में आएगी। इसके बाद में हम पिक्चर में लेते हैं NRB। अब ये NRB कैसे लेते हैं? करंट ईयर की NRB है 325,000 एट द डेट ऑफ डेथ की, माइनस डेथ की डेट से 7 साल पहले तक आपने कुछ भी अगर NRB यूज करी है, फिर वही ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट्स के ऊपर, वो आप यहां से माइनस कर दो, क्योंकि NRB 325 में से उतनी यूज हो गई। अब यूज होने के बाद में जो NRB बची वो माइनस कर दो, जो भी बचता है उसके ऊपर आप IHT लगा दो 40% का, और यहां आपकी डेथ एस्टेट खत्म हो जाती है। प्लीज डू नॉट गिव एनी टेपर रिलीफ ऑन डेथ एस्टेट। टेपर रिलीफ इज लाइफ टाइम गिफ्ट्स पे आने वाले टैक्स पे मिलती है जो बिकॉज ऑफ डेथ अराइज होते हैं। गिफ्ट के 7 साल के अंदर अंदर डेथ हो गई तो कुछ लाइफ टाइम गिफ्ट्स टैक्सेबल हो जाएंगे। टेपर रिलीफ उस टैक्स के ऊपर दी जाती है, डेथ एस्टेट वाले टैक्स के ऊपर नहीं। गॉट इट? बोलो, क्या ये बात समझ गए तुम? यस मैम। ठीक है, इसको जब आप 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये देखो, ये अब इस वाली क्लास के ना एंड में वापस से इसका ब्रीफ रिकॉर्ड हो गया। बार बार इसको सुन के
इसको चाहो तो कहीं लिख लो, तीनों फॉर्मेट्स लिख लो, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर उसके बाद में वैल्यूज पुट करते जाओ। इसके तुमने अगर 4 क्वेश्चंस भी कर लिए, उसके बाद में आईएचटी ऐसा होगा, यू विल एक्चुअली प्रे कि आईएचटी आ जाए, क्योंकि इसके अलावा इसमें कुछ तरीका होता ही नहीं है। देयर कैन नॉट बी एनीथिंग विच कैन एक्चुअली बी अ सरप्राइज फॉर यू, देयर विल बी नथिंग सरप्राइज। तो बेस्ट पार्ट यही है। आरएनआरबी कब मिलेगा बताते जाओ। जब प्रॉपर्टी Death ट्रांसफर estate. कर, जब डेथ स्टेट में प्रॉपर्टी पहले रहता Death हो और फिर estate. ट्रांसफर हुए। एक तो डेथ एस्टेट में मिलेगा, मेन रेजिडेंस होना चाहिए मरने वाले का, अमाउंट कितना है, 1,75,000 और वैल्यू ऑफ द रेजिडेंस विचएवर इज लोअर। किनको ट्रांसफर होनी चाहिए प्रॉपर्टी आरएनआरबी लेने के लिए? स्पाउस। Linear descendants. लीनियल डिसेंडेंट्स को। स्पाउस के केस में एकता क्या होता है, कंप्लीटली एग्जेम्प्ट लेगेसी होती है। स्पाउस को आप कभी भी एस्टेट में से कुछ भी ट्रांसफर कर दो, आप कभी भी कुछ भी ट्रांसफर कर दो, इट्स एग्जेम्प्ट ऑलवेज, चाहे वो डेथ एस्टेट हो चाहे वो पहले वाला हो, ठीक है। स्पाउस को कुछ भी ट्रांसफर किया हुआ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है आईएचटी से, तो इट्स एन एग्जेम्प्ट लेगेसी। गॉट इट? समझे? अब इस पूरे पोर्शन को रिवाइज करना, जब सैटरडे हम मिलेंगे तब तक मैं कोशिश करके सेक्शन सी के क्वेश्चंस खत्म कर लो। टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, 2 मैंने करा दिए, और इसमें बीच में कहीं चार्जेबल गेन अगर दिखता है अवॉइडेड, जैसे इस क्वेश्चन में भी आगे ना चार्जेबल गेन से कुछ कंपैरिजन है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, एक बार हम ये नहीं कर रहे हैं, अभी आप सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस टैक्स कैलकुलेट करना सीखो। सेक्शन सी के क्वेश्चंस अगर तुमने सारे कर लिए, फिर सेक्शन ए और बी के तो यूं हो जाएंगे। समझ गए? ठीक है, चलो जी इसको करो एंड वील कैच अप ऑन सैटरडे देन। ठीक है, ओके ओके मैम। चलिए जी, गुड नाइट, बाय बाय, Thank you. बाय।